हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन की विधियों के बारे में अध्ययन किया था, उस पर चर्चा किया था। अब हम आते हैं वृद्धि और विकास पर कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि शारीरिक होता है। शारीरिक होने का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि हमारे अंग जो है वो वृद्धि कर रहे हैं। हाथ, पैर, सर, सब कुछ धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसमें वृद्धि होती रहती है। तो वृद्धि क्या होती है? शारीरिक होती है। और विकास की बात करें तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो शारीरिक होने के साथ साथ जो है सामाजिक, मानसिक और उसमें नैतिक विकास भी होता है। तो हम देखते हैं कि वृद्धि जो है शारीरिक होता है और वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि वृद्धि हो रहा है। और विकास जो है शारीरिक होने के साथ साथ व्यक्ति में या बालक में जो है सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होता है। वृद्धि जो होती है एक सीमा के बाद जो है वो रुक जाती है। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। और विकास जो होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो जन्म से लेके ही वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। उसकी जो विकास होने की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। और गर्भावस्था से शुरू होते होते वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। मतलब जीवन के हर मोड़ पर, हर क्षण कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। ये विकास है, विकास की प्रक्रिया है। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है। मतलब वृद्धि को हम माप सकते हैं, लंबाई में माप सकते हैं कि आज इसकी लंबाई इतनी है तो 1 साल बाद या 1 महीने बाद इसकी लंबाई इतनी हो जा रही है। तो वृद्धि क्या है? उसको हम मात्रात्मक रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास के साथ साथ उसमें कौन से गुण उत्पन्न हुए, उसकी जो सामाजिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, उसका जो नैतिक विकास है, उसकी वजह से उसमें क्या गुण विद्यमान हो गए हैं, क्या गुण उसमें समाहित हो गए हैं, उसको भी विकास के अंतर्गत रखते हैं। वृद्धि जो है संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक मतलब कि जो व्यक्ति का वृद्धि होता है, व्यक्ति का, तो पैर, हाथ जो भी हैं उसकी वृद्धि जो है समय समय पर बढ़ती जाती है। आज हाथ या पैर की लंबाई कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद कुछ और हो जाती है। तो एक प्रकार की ये संरचनात्मक वृद्धि है। और विकास जो होती है कार्यात्मक वृद्धि है। मतलब जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसके कार्य करने के तरीकों से पता चलता है कि उसमें कितना विकास हुआ है। वृद्धि जो है वो धनात्मक होती है। मतलब हमेशा वृद्धि जो है धनात्मक होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। मतलब वृद्धि होती रहती है और कभी घटती नहीं है। लेकिन एक ऐसी सीमा आती है जब वृद्धि जो है वो रुक जाती है। और विकास क्या होता है? ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जब हमारे अंदर कोई सामाजिक विकास होता है,
मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो उससे हमें जो है धनात्मक चीज़ें मतलब पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिलती है, और कुछ चीज़ें जो हमें ऋणात्मक भी मिल जाती हैं, निगेटिव पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए विकास क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है। मूर्त मतलब वो दिखती है। आदमी की वृद्धि जो है या व्यक्ति की वृद्धि जो है दिखती है कि आज इसकी लंबाई इतनी है तो 1 साल में इसकी लंबाई इतनी हो जा रही है। तो वो दिख रहा है कि वो उसकी वृद्धि हो रही है, और ये रेखीय प्रक्रिया होती है, समय समय के साथ वृद्धि होती रहती है। तो उसको हम रेखीय ग्राफ के रूप में निरूपण कर सकते हैं हम वृद्धि का। अब हम विकास की बात करते हैं। तो विकास जो है अमूर्त होता है। अगर व्यक्ति के अंदर सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक जो विकास हो रहा है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। हम उसके द्वारा जो है कार्य करने के तरीक़ों के माध्यम से हम इसको जज कर पाते हैं कि उसमें वृद्धि हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए विकास जो है अमूर्त है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। और इसका जो ग्राफ अगर हम विकास की खींचेंगे तो एक स्पाइरल रूप में हमें मिलेगा। तो स्पाइरल मतलब ये रहा है कि जो वृद्धि है समय के साथ होती है, बढ़ती रहती है, फिर कुछ टाइम ऐसा आता है कि वृद्धि जो है वो निगेटिव हो जाती है, फिर वृद्धि होती है, फिर वो धीरे धीरे वो निगेटिव चली जाती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं वो स्पाइरल निरूपण होता जा रहा है। तो विकास को हम स्पाइरल ग्राफीय निरूपण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं विकास के सिद्धांत पर। कई सारे सिद्धांत हैं विकास के, जिसकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला विकास का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, निरंतरता मतलब होती है कि लगातार चलती रहे। तो इसमें क्या होता है, बालक का या व्यक्ति का जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। गर्भावस्था से लेके जीवन पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कुछ ना कुछ उसके जीवन के हर मोड़ पर, हर क्षण पर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे उसे सीख मिलती है और उससे वो सीखता है। तो यही है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत मतलब इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम या बालक को देखें तो उसका विकास जो है अन्य बालकों के विकास से अलग होता है। बालक का जो विकास है वो दूसरे से अलग होता है। मतलब जो विकास होने की जो गति है वो उसका जो दर है अलग होता है। अगर समान आयु के दो बालक को हम ले लें तो एक बालक की जो है विकास की जो दर है दूसरे बालक के विकास की वृद्धि से हमेशा भिन्न होती है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। किसी भी दो व्यक्ति का जो विकास है एक रूप से या एक तरीके से नहीं होता, वो अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग गति से होता है। इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। अगला है हमारा परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का मतलब होता है परिमार्जन। परिमार्जन मतलब होता है परिवर्तन। तो विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव है। व्यक्ति का या बालक का जो विकास हो रहा है उसकी गति या दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करना संभव है। इसको जो है सुधारा जा सकता है, विकास को सुधारा जा सकता है
बदला या रोका नहीं जा सकता है। व्यक्ति का जो विकास हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, ना बदल सकते हैं, केवल उसमें हम सुधार कर सकते हैं, उसकी गति और दिशा में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यही होता है परिमार्जिता का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत। चौथा है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत का मतलब हुआ कि अगर बच्चा है तो उसका विकास जो होगा मानव के तरह ही होगा। जैसे वो गर्भ से निकल के जन्म लेता है तो एक बच्चे का विकास जिस तरह उससे होता है उसी तरह से होगा, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका विकास एक मनुष्य के रूप में ही होगा। एक बच्चे का विकास जिस तरह से जन्म के बाद होता है वैसे ही होगा। कहने का मतलब जिस प्रजाति का जैसा है उस प्रजाति में जैसा विकास होता है जन्म से वैसा ही विकास उसका होगा। जो जैसा है वैसे ही जन्म देता है। मनुष्य है तो बच्चे को जन्म देगा, बकरी है तो मेमने को जन्म देगा। यही है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत का मतलब कि बच्चे में विकास जो होगा पहले सामान्य होगा, फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट होता जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे अपना हाथ पैर चलाना सीखता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फिर वो बैठना चालू करता है, बैठना सीखता है। फिर कुछ टाइम बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद खड़े होकर चलना शुरू करता है। फिर उसके बाद दौड़ना शुरू कर देता है। तो एक विकास जो हो रहा है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहा है। तो यही होता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। बच्चे में विकास इसी प्रकार होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरह, समान से विशिष्ट की ओर विकास होता है। अगला है हमारा अगला विकास सिद्धांत है परिनिर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। परिनिर्भरता मतलब दूसरे पर निर्भरता। तो प्रारंभ में क्या होता है, बालक जो होता है दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर का मतलब अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी जो भी हो उन पर जो है निर्भर रहता है। इसी को कहते हैं परिनिर्भरता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब समझने लगता है, अपने आप को समझता है, तो फिर वो उसकी निर्भरता है जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है और वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता है। तो यही है परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। अगला है हमारा अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता। अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत। अहम केंद्रिता मतलब प्रारंभ में क्या होते हैं, बच्चे अपने तक ही सीमित रहते हैं। मतलब वो केवल अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, दूसरों को उतना महत्व नहीं देते जितना अपने आप को महत्व देते हैं। तो ये अहम केंद्रिता हुई। लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे समय बीतता जाता है, बड़े होते जाते हैं, तो वो अपने साथ साथ वो दूसरों को भी समझने लगते हैं, उनकी भावनाओं का कदर करने लगते हैं और उनका जो है वो सम्मान भी करने लगते हैं। तो इस तरह अहम केंद्रिता से वे पर केंद्रिता की तरफ मुड़ जाते हैं। अगला है हमारा चक्रीय प्रकृति व प्रगति का सिद्धांत। मतलब विकास कभी जो है मंद हो सकता है, मंद गति से हो सकता है, कभी तेज गति से। अर्थात विकास जो है एक चक्रीय प्रक्रिया, चक्रीय रूप से होता है, सरल रेखीय से नहीं होता है। मतलब जो है कभी कभी बालक का विकास जो है तेज गति से होने लगता है, कभी कभी धीरे होने लगता है।
तो इसी को चक्रीय प्रकृति या प्रगति का सिद्धांत कहते हैं। बालक का विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ, एक चक्रीय ग्राफ का निरूपण है। अब बालक यहाँ से विकास किया, विकास धीमा हुआ, फिर बढ़ा, फिर विकास धीमा हुआ, फिर बढ़ा आगे, फिर विकास थोड़ी धीमी हुई, फिर आगे बढ़ी। तो यही है चक्रीय निरूपण, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसमें जो गुण और दोष उत्पन्न होते हैं, जो कुछ वो शैशवावस्था में सीखता है, तो वो गुण और अवगुण जो होते हैं उसके दूसरी अवस्था बाल्यावस्था में स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर बाल्यावस्था में जो कुछ वो सीखता है वो गुण जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये एक पुनरावृत्ति हो रही है, गुणों का जो है गुणों का दोषों का जो है पुनरावृत्ति हो रहा है हर अवस्था में। तो यही होता है संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मतलब जो गुण और अवगुण हैं वो संचय बने हुए हैं हर अवस्था में और उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो संचयी और पुनरावृत्ति का सिद्धांत यही है। इस प्रकार गुण और अवगुण यदि हमारे अंदर हैं तो वह खत्म नहीं होते, उनकी पुनरावृत्ति होती है। अगला हमारा है अंतः सिद्धांत, वनकम एवं वातावरण की अनुक्रिया या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बालक का जो विकास होता है वो न केवल वंशानुक्रम के आधार पर होता है, न केवल वातावरण के अनुसार होता है। बालक का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक का विकास कुछ वंशानुक्रम मतलब जो उनके माता पिता हैं उनके जीन के आधार पर भी उसका विकास होता है, और बालक जब वातावरण में आता है तो वातावरण से भी उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से भी वो जो है ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बालक का विकास जो हो रहा है वो वंशानुक्रम और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला पॉइंट है विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत होता है, योगफल का नहीं। ये सीटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आया था कि विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है, वंशानुक्रम और वातावरण के योगफल का सिद्धांत है। तो क्या है विकास? वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। विकास क्या हो सकता है? विकास जो होती है जैविक भी होती है, संज्ञानात्मक भी होती है, सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होती है। विकास जो होगी, जो जैविक आधार पर हमारा विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक सांवेगिक प्रक्रिया जो होगा वो प्रभावित करती है विकास को। तो हम देख लेते हैं जैविक क्या है, संज्ञानात्मक क्या है, सामाजिक सांवेगिक प्रक्रिया क्या क्या होती हैं जिसकी वजह से हमारा विकास जो है प्रभावित होता है। जैविक क्या होता है? जो हमारे माता पिता होते हैं उनसे उनके जो जीन होते हैं उनके कारण जो हमारा विकास जो प्रभावित होता है, जैसे हमारा लंबाई और वज़न। हम कभी कभी देखते हैं कि ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, वज़न ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे भी लंबाई और वज़न में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जैविक प्रक्रिया है। मस्तिष्क का विकास भी उसके माता पिता का मस्तिष्क जैसे विकास करता है वैसे बच्चों का भी करता है।
हृदय एवं फेफड़े का विकास भी ऐसे ही होता है। तो ये जैविक प्रक्रिया है, ये विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब, संज्ञानात्मक मतलब होता है बौद्धिक प्रक्रिया, जो हमारे मस्तिष्क से संबंध रखते हैं। ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने और इनसे संबंधित जो मानसिक क्रियाएं हैं वो विकास की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे हम चिंतन अगर करते हैं तो चिंतन करने से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो है सोचने और समझने की जो शक्ति है उसमें विकास होता है। चिंतन करने से सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है चिंतन करने से। प्रत्यक्षण, किसी चीज़ को हम अपने रूप में व्यक्त करते हैं, किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं, तो उससे भी हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं। अवधान, किसी चीज़ में रुचि हम तभी ले सकते हैं जब हम उसमें जो है हम ध्यान, अपने आप को अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उस चीज़ में, तभी हम उसमें रुचि पैदा कर सकते हैं। समस्या समाधान, किसी समस्या का समाधान हम अपने तरीके से अगर करते हैं तो धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है, हमारा विकास जो है बढ़ता जाता है और इन्हीं सब चीज़ों से जो है विकास प्रभावित होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो अगला है पॉइंट है सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाएं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया में होने वाले जो संवेग, व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन हैं। जैसे अगर माँ है, अपने बच्चे से लिपट जाना, एक वात्सल्यता को प्रकट करना है, वात्सल्य प्रेम को प्रकट करना है, तो एक संवेदना को व्यक्त कर रहा है। संवेदना से ही जो है संवेग उत्पन्न होता है। तो जब माँ बच्चे से लिपट जाती है तो ये क्या दर्शाता है कि वो वात्सल्य प्रेम को दर्शाता है। तो उसके अंदर जो है वात्सल्य प्रेम का विकास होता है। एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहन के प्रति स्नेहमय भाव का प्रदर्शन, अगर छोटा बच्चा उसके भाई बहन है तो उसे भी जो है स्नेह के रूप हैं, उसको प्यार करते हैं। अब उसका जो है प्रेम करने के बाद जो है भाव व्यक्त करते हैं, तो उनमें जो होता है प्रेम की भावना का विकास होता है। एक किशोर जो है जब कुछ खेलता है, फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो, जब वो हार जाता है तो दुखी हो जाता है, तो दुख की संवेदना व्यक्त करता है। तो उसे जो है पता चल जाता है उसके संवेदना से ही कि कब दुखी होना है, कब खुश होना है। तो ये भी जो है विकास में जो है प्रभावित करने वाली सांवेगिक प्रक्रियाएं हैं। अगला विकास का सिद्धांत है हमारा निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत, इसका कहने का मतलब है कि किसी भी प्रजाति का व्यक्ति हो या जीव जंतु हो, उसका विकास जो होता है एक निश्चित तरीके से होता है और उस प्रजाति के जो समस्त सदस्य हैं उस तरीके का अनुसरण करते हैं। मतलब अगर मनुष्य प्रजाति है तो मनुष्य के जो सदस्य होंगे उनका विकास भी उसी तरीके से होगा जैसे एक मनुष्य का विकास होता है, उसी का वो अनुसरण करते हैं। इसे ही कहते हैं निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। एक भारतीय मनोवैज्ञानिक थे कुप्पुस्वामी। कौन थे? कुप्पुस्वामी एक भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास के सिद्धांत को दो भागों में बांटा था। तो पहला क्या है, मस्तकाभिमुखी या सिरह पदाभिमुख का सिद्धांत। मस्तकाभिमुखी या सिरह पदाभिमुख का सिद्धांत, इसमें विकास का क्रम इस प्रकार होता है। सिरह पदाभिमुख, पहले इसमें सिर
व्यक्ति है या बालक जब जन्म लेता है तो पहले उसके सिर का विकास होता है, मतलब दो तरीके से विकास होता है। पहले सिर होगा, विकास होगा, उसके बाद धड़ का विकास होगा, उसके बाद जो है वो पैर का विकास होगा। इसी को कहते हैं मस्तकाभिमुखी या सिरः पदाभिमुख का सिद्धांत। सर से पांव की तरफ विकास होता है। और दूसरे में क्या होता है, समीप दूर का सिद्धांत। हृदय के नज़दीक वाले अंगों का विकास पहले होता है। हमारा जो हृदय है, हृदय के नज़दीक वाले अंगों का विकास पहले, अर्थात केंद्र का विकास पहले, उसके बाद केंद्र से दूर वाले अंगों का विकास जो है बाद में होता है। इसी को कहते हैं समीप दूरस्थ क्रम का सिद्धांत। तो हृदय के नज़दीक वाले अंगों का पहले विकास होगा, उसके बाद दूर वाले अंगों का विकास होगा। ये होता है हमारा समीप दूरस्थ क्रम का सिद्धांत। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।